हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित मैथ्स की पाठ योजना लेकर आई हूं। और आज जो स्किल है वो है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल को इंग्लिश में हम रीइंफोर्समेंट स्किल भी कहते हैं। रीइंफोर्समेंट स्किल या पुनर्बलन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चों को प्रोत्साहित करना। किस लिए प्रोत्साहित करना है? क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्लास में भागीदारी को बढ़ाने के लिए बच्चों को जो हम मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं या उनका उत्साह वर्धन करते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है? वो पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। आप कैसे उत्साह वर्धन करेंगे? बच्चों को अच्छे अच्छे सकारात्मक शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करके, सकारात्मक और शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करके। शाब्दिक शब्द जैसे कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, बिल्कुल ठीक कहा, शानदार जवाब। इस तरह से जो आप शब्दों का यूज करते हैं वो सकारात्मक पुनर्बलन होता है। आप कोशिश करेंगे कि नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी उसका यूज किया जाता है, नहीं तो सकारात्मक पुनर्बलन पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और पुनर्बलन या तो सकारात्मक शब्दों के माध्यम से करें या फिर आप संकेतों के माध्यम से, जैसे कि आँख की पलकें झपकाकर, स्माइल करके, सिर हिलाकर, इस तरह से भी आप पुनर्बलन दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, इसकी वजह से आपने, जैसे मैंने बताया कि बच्चों के साथ टीचर और बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ता है, तो क्लास जो है बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छा शिक्षण कार्य होता है। इसलिए ये पुनर्बलन कौशल का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है किसी भी टीचिंग कार्य को सीखने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से शिक्षण कार्य बनेगा, किस तरह से वीडियो बनेगी इसकी। तो इसमें सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे पुनर्बलन कौशल। फिर यदि आप छात्राध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम, और यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्राध्यापिका का नाम। यहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी ये कार्य, आपके शिक्षण कार्य जो होता है आपके अपने विद्यालय में होता है, और जो शिक्षक होते हैं वो आपके अपने ही सहपाठी होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं देते हैं। उसके बाद इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदु होते हैं, जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप पे शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 7th के लिए है। विषय गणित है, उप विषय रेखा गणित है। चक्र 2 और अवधि जो है 6 मिनट की है। जैसा कि आपको पता है कि हर कौशल जो है 5 to 7 मिनट के अंतर्गत हमें खत्म करना होता है, तो इसके ध्यान में रख के ही प्रश्न तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रकरण। प्रकरण के बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें प्रश्न उत्तर राउंड होता है, कौशल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब भी आप प्रश्न तैयार करते हैं, घटकों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो घटक है उसी के हिसाब से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें शिक्षिका पहला प्रश्न करती है बच्चों से, बच्चों ये कौन सी आकृति है और कैसी आकृति है? वो क्या करती है, 3 भुजाओं से बनी एक आकृति लेती है, जैसे कि सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? त्रिभुज के आकार की आकृति होती है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची होती है, जैसे स्केल जैसा दिखता है, इसे गुनिया भी कहते हैं। या तो सेट स्क्वायर ले लिया, या तो त्रिभुज के आकार का ब्रेड वेज पकौड़ा होता है, ब्रेड रोल भी जो होता है, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड वेज सैंडविच भी इसी तरह से होता है। तो इस तरह से जो ट्रायंगल शेप में जो भी चीज़ें आपको आसपास दिखाई देंगी, जिससे कि बच्चों को ट्रायंगल शेप की आकृति को बताना आसान हो, त्रिभुज की आकृति को बताना आसान हो, उस आकृति को अपने साथ क्लास में ले जाएगा और बच्चों को दिखाएगा कि बच्चों बताओ ये किस चीज़ की आकृति है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि सर या मैम ये त्रिभुज की आकृति है। ठीक है, फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि अच्छा तो त्रिभुज की परिभाषा क्या बताइए, या फिर आप पूछ सकते हैं कि त्रिभुज के विषय में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब जब बच्चों ने कहा, आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। आपका जो पुनर्बलन होगा क्या होगा? बहुत बढ़िया। ऊपर वाले में क्या थे आप? पुनर्बलन, शाबाश। ठीक है, क्या देंगे? बहुत बढ़िया, तथा साथ ही में उत्तर का स्पष्टीकरण देंगे। और जब भी आप स्पष्टीकरण देते हैं उत्तर का, तो जो कुछ जो मेन पॉइंट होगा उसके लिए आप श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और क्या समझाएंगे? किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, ठीक है, 1 2 3, और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, आप ये 3 बता देंगे, 3 भुजाएं हो गई, 3 कोण तथा 3 शीर्ष होती हैं। ठीक है, आपने स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं, कितने शीर्ष तथा कितने कोण होते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष तथा 3 कोण होते हैं। आंसर कर दें, क्योंकि आपने बताया। तो बच्चे आप क्या आंसर करेंगे? पुनर्बलन देंगे, वेरी गुड, तथा हाँ की सहमति में सिर हिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न तैयार करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? 180 डिग्री होता है। फिर आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि कोण जो त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज।
ठीक है, तो आप आंसर क्या है, आप क्या पुनर्बलन देंगे, बिल्कुल ठीक का, और हाँ की सहमति में सिर हिलाएंगे और साथ ही साथ उत्तर का स्पष्टीकरण देंगे, यानी कि व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे कि कोण के आधार पर, यानी एंगल के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण जो होता है वो 45 डिग्री का हो, 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जो भी 90 डिग्री से कम का एंगल होगा तो आपका न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरा हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, आपका समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा आपने बताया कि एक कोण जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा तो आपका अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 45 डिग्री का हो क्या कहलाता है, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, एक कोण 45 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा प्रश्न पूछेंगे, समकोण त्रिभुज से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे आंसर कर देंगे, और आपने यहाँ पुनर्बलन क्या दिया, शाबाश। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, समकोण से क्या तात्पर्य है, तो बच्चे कहेंगे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आप क्या पुनर्बलन देंगे, बिल्कुल सही जवाब। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे कि 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आप क्या बोलेंगे, पुनर्बलन क्या देंगे, बहुत ही शानदार उत्तर। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। जाहिर सी बात है, जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे, व्याख्या करेंगे तो आप श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मुस्कुरा के सहमति में हाँ में सिर भी हिलाना है, इस तरह से। उसके बाद आप जो है बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर आप दूसरा कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा त्रिभुज जो विषम बाहु होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ब्लैक बोर्ड पर बता के दिखा भी देंगे। ठीक है, बनाइए, दिखाइए, सब कुछ करिए। तो अब स्पष्टीकरण दे दिया, उस पर अगला प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, ये बताइए समबाहु त्रिभुज के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे बता देंगे, आपने अभी पढ़ाया है, उनको व्याख्या किया है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप क्या कहेंगे, पुनर्बलन देंगे। गुड, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। फिर आप अगला प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर क्या कहेंगे, 2 भुजाएं बराबर होगा तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और आप क्या करेंगे, हाँ की सहमति में सिर हिलाएंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, असमान होती हैं, या फिर कहेंगे बराबर नहीं होती हैं। तो आप क्या बोलेंगे, बहुत अच्छे, और मुस्कुराएंगे। मतलब आपने एक शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही संकेतों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप 10-11 क्वेश्चन बना लेते हैं, ये आपका 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है कौशल के घटक का। इस तरह से हर विद्यालय का अपना अपना फॉर्मेट होता है, आप अपने विद्यालय के फॉर्मेट के हिसाब से बना लीजिएगा घटक किस तरह से करना है। तो आइए घटकों के बारे में आपको कुछ समझा देती हूँ। इसमें पहला जो घटक है वो है छात्राध्यापक ने प्रशंसनीय शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, यदि आपने प्रशंसनीय शब्दों का प्रयोग किया है तो आपका मूल्यांकन के समय कहेंगे, यदि किया है तो हाँ, नहीं तो यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा है छात्राध्यापक ने धनात्मक शाब्दिक शब्द, प्रशंसनीय शब्द तो पता चल गया ना, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, ठीक, बहुत बढ़िया, ये सब हो गया आपके प्रशंसनीय शब्द। फिर है धनात्मक शाब्दिक शब्द, जो शब्द बोले जाते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा किया, ये सब क्या हो गए, इसका भी प्रयोग किया। फिर तीसरा है छात्राध्यापक ने धनात्मक अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग किया। अशाब्दिक शब्द, आपने मुस्कुराया, सहमति में सिर हिलाए, ये सब कार्य आपने किया, गर्दन हिलाया, तो ये सब क्या हो गया, आपका अशाब्दिक धनात्मक हो गया। ठीक है, फिर चौथा है छात्राध्यापक ने अशाब्दिक ऋणात्मक शब्दों का प्रयोग किया बिना बोले, जैसे कि आप गुस्से से भौवें तान लें, अपना गर्दन झटक दें हाथ से, या चौक मार दें, इस तरह की चीजें आपने प्रयोग किया। अगर नहीं किया तो यहाँ पे टिक होगा, नहीं है, और यदि हाँ तो यहाँ होगा। ठीक है, ये तो ना ही पे है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना है आपको। फिर है छात्र अध्यापक ने ऋणात्मक शाब्दिक शब्दों का प्रयोग किया। ऋणात्मक शब्दों में जैसे कि गलत शब्द बोला, बिल्कुल गलत जवाब, बैठ जाओ तुम, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, इस तरह से जो शब्द आपने प्रयोग किए वो ऋणात्मक शाब्दिक शब्द है, तो इसका भी प्रयोग आपको नहीं करना है, तो इसका भी यहाँ पे टिक होना चाहिए। फिर है छात्र अध्यापक ने छात्रों द्वारा दिए गए सुझाव की व्याख्या की। मतलब जब आप बच्चों ने आपको कोई आंसर किया तो आपने उसे समझाया, स्पष्टीकरण दिया, आपने दिया कि नहीं दिया, व्याख्या की कि नहीं की, ये सब भी चीजें मायने रखती हैं, तो आपने किया तो इसलिए यहाँ ओके हो गया। ठीक है, फिर है
प्रश्नों के सही उत्तर पर श्याम पट्ट पर लिखना। अगर किसी स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया है तो आप उसको क्या करें, श्याम पट्ट पे आपको लिखना है, समझाना है, व्याख्या करना है। तो आपने किया है तो यहाँ पे ओके हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आपका कौशल के जो घटक होते हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के आधार पे ही बताया जाता है कि आपका शिक्षण कार्य कैसा था, उत्तम था या नहीं था, या फिर से कार्य करना। तो जो आपके सहपाठी होंगे वो आपकी आलोचना करेंगे अगर आपका शिक्षण कार्य अच्छा नहीं रहा होगा तो, और यदि साथ ही साथ आपको सुझाव भी देंगे कि किस तरह से आप शिक्षण कार्य को और उत्तम बना सकते हैं। उसके नीचे होता है हस्ताक्षर सहपाठी का और हस्ताक्षर निरीक्षक का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ योजना तो माइक्रो टीचिंग मैथ्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।